दोस्तों नमस्कार। प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, हिंदी भाषा विज्ञान यानी हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास से संबंधित पिछली परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न व्याख्या सहित 2 वीडियो हमने देख लिए हैं। ये तीसरा वीडियो है। तो दोस्तों, किसी भी परीक्षा में जिसमें हिंदी पाठ्यक्रम जोड़ा जाता है उन परीक्षाओं के लिए ये वीडियोज़ बहुत ही उपयोगी हैं। यदि हम पहले हिंदी भाषा विज्ञान की थ्योरी वाली वीडियो देखें चैनल पर और उसके बाद में व्याख्या सहित पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को देखें तो हमारे को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो, हमारी तैयारी बहुत ही बेहतर हो। साथियों, किसी भी प्रकार की परीक्षा पीजीटी, टीजीटी, टीआरटी, नेट, सेट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, एलडीसी, एसएससी, पटवारी, एसआई, ग्राम सेवक, एमए, बीए, किसी भी प्रकार की परीक्षा में हिंदी भाषा विज्ञान से संबंधित पाठ्यक्रम जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण व्याख्या सहित आज तक की जो परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं उनसे संबंधित ये वीडियो आप अवश्य देखें, ज़रूर देखें। वीडियो को पूरा देखें, सभी वीडियो को एक सीरियल क्रम के माध्यम से देखें ताकि आसानी से हर प्रश्न हमारे समझ में आए और हमारा सिलेबस अच्छी तरह से कवर हो। तो दोस्तों, भाषा विज्ञान से संबंधित ये हमारा तीसरा वीडियो है जिसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्न व्याख्या सहित पढ़ रहे हैं और आज हम इस तीसरे पार्ट में 64वां प्रश्न पढ़ते हैं। 64वां प्रश्न है दोस्तों, राजस्थानी वर्ग की मालवी बोली का क्षेत्र नहीं है। रायपुर नहीं है, रतलाम, देवास, उज्जैन मालवी बोली के क्षेत्र हैं। राजस्थानी वर्ग की मालवी बोली का क्षेत्र रायपुर नहीं है। रतलाम, देवास, उज्जैन मालवी बोली का क्षेत्र है। लंबे समय तक उज्जैन के आसपास का क्षेत्र मालव या मालवा नाम से प्रसिद्ध रहा। इस कारण यहाँ की बोली को मालवी कहते हैं। उज्जैन के आसपास का क्षेत्र मालव या मालवा कहलाता था और वहाँ की बोली को मालवी कहते हैं। इसकी मालवी की प्रमुख उपबोलियाँ हैं सोंडवाड़ी, रागड़ी, पाटवी, रतलामी। इसमें शब्द के शुरू के अक्षर में स्वर का दीर्घीकरण किया जाता है, जैसे लकड़ी को लाकड़ी और कपड़ा को कापड़ा। यानी मालवी में शब्द के प्रारंभ में जो वर्ण होता है, स्वर होता है, वो दीर्घीकरण किया जाता है। मालवी बोली का क्षेत्र राजस्थान के झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़ तथा मध्य प्रदेश के उज्जैन संभाग के विभिन्न भागों मालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन शामिल है। ये क्षेत्र मालवी के क्षेत्र हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 65वां, वागड़ी बोली को निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रभावित करने वाली भाषा या बोली कौन सी है? सही आंसर है गुजराती। वागड़ी को गुजराती सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। वागड़ी बोली को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली भाषा या बोली गुजराती है। यानी वागड़ी बोली को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है वागड़ी बोली। गुजराती गुजरात प्रदेश की भाषा है। गुजरात का संबंध गुर्जर जाति से है। गुर्जर, धनता, गुजररथ और गुजररथ से बन गया गुजरात। गुजराती भाषा की अपनी लिपि है जो गुजराती नाम से प्रसिद्ध है। वस्तुतः गुजराती कैथी से मिलती जुलती लिपि में लिखी जाती है। इसमें सिरोरेखा नहीं लगती। गुजराती भाषा की लिपि गुजराती है जिसमें सिरोरेखा नहीं लगती है। ब्रज भाषा शौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत विकसित बोली है। ब्रज भाषा शौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली है। बघेली अर्धमागधी अपभ्रंश के पूर्वी हिंदी के अंतर्गत विकसित बोली है। बघेली बोली अर्धमागधी अपभ्रंश के पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोली है। पंजाबी की अपनी लिपि लंडा थी जिसमें सुधार कर गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि बनाई। पंजाबी की मुख्य बोलियां हैं माझी, डोगरी, दोआबी, राठी। पंजाबी जो भाषा है उसकी भी अपनी लिपि थी लंडा, लेकिन उसमें गुरु अंगद ने सुधार किया
और उसका नाम रखा गुरुमुखी लिपि। पंजाबी भाषा अब गुरुमुखी लिपि में बोली जाती है और पंजाबी जो भाषा है उसकी अनेक बोलियां हैं, माझी है, डोगरी है, दोआबी है और राठी। 66वां प्रश्न पढ़ेंगे, हिंदी का मानक रूप किस बोली के सर्वाधिक निकट है? इसका सही आंसर है ए, खड़ी बोली। हिंदी का जो मानक रूप है वो खड़ी बोली के सर्वाधिक निकट है। हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली के सर्वाधिक निकट है। खड़ी बोली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हुआ है। खड़ी बोली सौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली है। खड़ी बोली का दूसरा नाम कोरवी है। कोरवी शब्द का प्रयोग राहुल शंकरत्याल ने किया था। खड़ी बोली को कोरवी भी कहते हैं, जिसका प्रयोग सबसे पहले राहुल शंकरत्याल ने किया था। बेम्स सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा आदि भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार खड़ी बोली का आधार कोरवी है। यानी अनेक विद्वानों ने खड़ी बोली का आधार कोरवी को माना है। वर्तमान हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी और दक्षिणी कुछ सीमा तक खड़ी बोली पर आधारित हैं। खड़ी बोली कोरवी का क्षेत्र है बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली, गाजियाबाद। उर्दू, हिंदुस्तानी, दक्षिणी की जो बोलियां हैं ये सब बोलियां खड़ी बोली पर आधारित हैं। और खड़ी बोली जो कोरवी बोली भी कहते हैं, इसका क्षेत्र है बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली, गाजियाबाद। हरियाणवी या बांगरू भी सौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत विकसित बोली है। हरियाणवी बोली, जिसको बांगरू बोली भी कहते हैं, ये सौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली है। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी अर्धमागधी अपभ्रंश की पूर्वी हिंदी के अंतर्गत विकसित बोली है। अर्धमागधी अपभ्रंश की उपभाषा है पूर्वी हिंदी और पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम 67वां। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार द्वारा देवनागरी वर्णमाला सारणी के मानकीकृत स्वीकृत रूप में सम्मिलित नहीं किया जाने वाला लिपि चिन्ह कौन सा है? तो इसमें लरी स्वीकार नहीं किया जाता है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार द्वारा देवनागरी वर्णमाला सारणी के मानकीकृत स्वीकृत स्वरूप में सम्मिलित नहीं किया जाने वाला लिपि चिन्ह लरी है। शेष विकल्प सही है। ख, ळ, ढ देवनागरी वर्णमाला सारणी के मानकीकृत स्वीकृत रूप में सम्मिलित किए जाने वाली लिपि चिन्ह है। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 344 के खंड 4 के अंतर्गत भारत सरकार के एक संकल्प के द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ 21 दिसंबर 1960 में किया गया था। हिंदी और सभी भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों का विकास करना और पारिभाषित करना, शब्दावलियों को प्रकाशित, पारिभाषिक शब्दकोश एवं विश्वकोश तैयार करना आदि इस आयोग के प्रमुख उद्देश्य थे। तो दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 344 के खंड 4 के आधार पर भारत सरकार ने संकल्प लिया और निम्न जो नीचे हमने उद्देश्य पढ़े हैं, इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 21 दिसंबर 1960 ईस्वी में एक आयोग का गठन किया गया था, जिसके द्वारा अनेक शब्दों का निर्माण भी किया गया था। 68वां प्रश्न है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा मानक हिंदी वर्तनी मानकीकरण के अनुसार हाइपन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। किसमें प्रयोग हाइपन का नहीं किया जाना चाहिए? हाइपन क्या होता है दोस्तों भी जानेंगे। इसका सही आंसर होगा बी, सामान्यतः तत्पुरुष समासों में हाइपन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। कठिन संधियों से बचने के लिए हाइपन का प्रयोग होना चाहिए। साथ जैसा आदि से पूर्व भी हाइपन का प्रयोग होना चाहिए और द्वंद्व समास में पदों के मध्य भी हाइपन का प्रयोग होना चाहिए।
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा मानक हिंदी वर्तनी मानकीकरण के अनुसार हाइफन का प्रयोग सामान्यतः तत्पुरुष समासों में नहीं किया जाना चाहिए। तत्पुरुष समास में हाइफन का प्रयोग केवल वही किया जाए जहां उसके बिना भ्रम की संभावना हो, अन्यथा नहीं। जैसे भू तत्व। तो दोस्तों भू और तत्व के बीच में जो ये चिन्ह लग रहा है ये हाइफन कहलाता है। सामान्यतः तत्पुरुष समासों में हाइफन लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। राम राज्य, राजकुमार, गंगाजल, ग्रामवासी, आत्महत्या ये सब तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। इनमें हाइफन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगला प्रश्न है 69वां। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा वर्तनी लेखन संबंधी नियमों के अनुसार अशुद्ध प्रयोग है, यानी गलत कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा डी। तक अव्यय सदैव पूर्ववर्ती शब्द के साथ लिखा जाए, ये गलत है। यानी तक जो अव्यय शब्द है ये पहले शब्द के साथ जोड़ करके नहीं लिखा जाना चाहिए। ये सही है। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप खड़ी पाई को काटकर बनाया जाना चाहिए। सही है। पूर्वकालिक प्रत्यय कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाए, यानी पूर्वकालिक एक प्रत्यय होता है कर जो क्रिया के साथ मिलाकर के लिखा जाना चाहिए। दैव है के संयुक्ताक्षर हल लिपि संकेत लगाकर बनाए जाएं। दैव है वर्ण संयुक्त अक्षर में आए तो इनके नीचे हल लगना चाहिए। अगला प्रश्न है 70वां। 70वां प्रश्न है राजस्थानी भाषा के संबंध में असंगत है, गलत कौन सा है? इसमें डी गलत है। राजस्थानी भाषा भाषी क्षेत्र वर्तमान राजस्थान की भौगोलिक सीमा तक ही सीमित है, यानी राजस्थानी जो भाषा है वो राजस्थान की सीमा में बोली जाती है, ये गलत है। राजस्थानी जो भाषा है वो राजस्थान की सीमा से बाहर भी बोली जाती है, डी इसमें गलत है। राजस्थानी भाषा के संबंध में राजस्थानी भाषा भाषी खालिस्तान सीमित है, ये कथन गलत है। राजस्थानी भाषा शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित भाषा मानी जाती है। ये राजस्थान, मालवा जनपद, सिंध व पाकिस्तान से पंजाब तक फैली हुई है। राजस्थानी जो भाषा है वो शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है और राजस्थानी भाषा का क्षेत्र राजस्थान, मालवा जनपद, सिंध प्रांत और पाकिस्तान से पंजाब प्रांत तक राजस्थानी भाषा बोली जाती है। राजस्थानी भाषा भारत में लगभग 9 करोड़ लोगों द्वारा बोली, पढ़ी या लिखी जाती है। 9 करोड़ लोग भारत देश में राजस्थानी भाषा को बोलते हैं, पढ़ते हैं और लिखते हैं। राजस्थानी हिंदी उपभाषा ट वर्ग बहुला उपभाषा है। राजस्थानी जो हिंदी है वो एक ट वर्ग बहुला उपभाषा मानी जाती है। राजस्थानी में पुल्लिंग एक वचन शब्द प्राय ओकारांत होते हैं, जैसे हुक्को, तारो, यानी पुल्लिंग एक वचन शब्द हैं और राजस्थान में ओकारांत होते हैं, अंत में ओ लगता है। जैसे हुक्का को हुक्को बोलते हैं, तारा को तारो बोलते हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन के अंत में आ का प्रयोग होता है, जैसे तारा, राता, यानी पुल्लिंग शब्द होते हैं या स्त्रीलिंग शब्द होते हैं लेकिन वो बहुवचन होते हैं तो उनके अंत में आ लगाया जाता है। 1991 ईस्वी व 2011 ईस्वी की भारत की जनगणना के अनुसार निम्न बोलियां आधुनिक राजस्थानी भाषा के प्राथमिक वर्गीकरण के अंतर्गत आती हैं: मारवाड़ी बोली, हाड़ौती बोली, मेवाड़ी बोली, ढूंढाड़ी बोली, शेखावटी बोली, मेवाती बोली। 1991 व 2011 की जो भारत की जनगणना हुई थी उसके अनुसार आधुनिक राजस्थानी जो भाषाएं हैं वो प्राथमिक वर्गीकरण के अंदर शामिल की जाती हैं और राजस्थानी की अनेक बोलियां हैं, जैसे मारवाड़ी, हाड़ौती, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, शेखावाटी और मेवाती। डॉक्टर ग्रियर्सन ने राजस्थानी की 5 बोलियां मानी हैं। ग्रियर्सन ने राजस्थानी की 5 बोलियां मानी है। पहली है पश्चिमी राजस्थानी, जिसको मारवाड़ी भी कहा उन्होंने। उत्तर पूर्वी राजस्थानी, जिसको मेवाती व अहिरवाटी भी कहा जाता है। मध्य पूर्वी या पूर्वी राजस्थानी, जिसको ढूंढाड़ी, और 2 बोलियां हैं। मध्य पूर्वी राजस्थानी में या पूर्वी राजस्थानी में 2 बोली हैं, ढूंढाड़ी, हाड़ौती,
और चौथी है दक्षिण पूर्वी राजस्थानी जिसको मालवी भी कहते हैं, और पांचवी है दक्षिणी राजस्थानी जिसको निमाड़ी कहते हैं। अगला प्रश्न पढ़ेंगे हम, प्रश्न संख्या 71। हिंदी 17 बोलियों का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से संबद्ध नहीं है। यानी हिंदी की जो 17 बोलियां हैं जिनसे हिंदी भाषा विकसित हुई है, 5 उपभाषाएं हैं, 3 अपभ्रंश हैं। तो कौन सा अपभ्रंश हिंदी भाषा के विकास से संबंधित नहीं है? शोरसेनी अपभ्रंश है, अर्धमागधी अपभ्रंश है, मागधी अपभ्रंश है, पैशाची अपभ्रंश हिंदी के विकास की उपभाषा नहीं है। हिंदी 17 बोलियों का उद्भव पैशाची अपभ्रंश से संबद्ध नहीं है। हिंदी भाषी क्षेत्र की अधिकतर भाषाओं का विकास शोरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश आदि से हुआ है। पैशाची अपभ्रंश से पंजाबी, लहंदा आदि भाषाएं विकसित हुई हैं। तो पैशाची का हिंदी भाषा से कोई लेना देना नहीं है। पहला भ्रंश है शोरसेनी अपभ्रंश जिसकी 3 उपभाषाएं हैं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती। पैशाची अपभ्रंश जो कि पंजाबी, लहंदा जो कि ये उत्तर पश्चिम में कश्मीर के आसपास की भाषा थी, हिंदी से इसका कोई संबंध नहीं है। ब्राचड अपभ्रंश सिंधी बोली, हिंदी से इसका कोई संबंध नहीं है। खस अपभ्रंश पहाड़ी उपभाषा, इसका हिंदी से कोई संबंध नहीं है। महाराष्ट्री अपभ्रंश जिसकी उपभाषा है मराठी, इसका भी हिंदी से कोई संबंध नहीं है। और 6 नंबर पर है अर्धमागधी अपभ्रंश जिसकी एक उपभाषा है पूर्वी हिंदी, ये हिंदी भाषा के विकास से संबंधित है। मागधी अपभ्रंश जिसकी 4 उपभाषाएं हैं, बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया। बिहारी उपभाषा हिंदी भाषा से संबंधित है। हिंदी भाषा के विकास से संबंधित 5 उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी जिसकी बोलियां हैं खड़ी बोली, कोरवी भी कहते हैं, हरियाणवी, बांगरू कहते हैं, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं, राजस्थानी हिंदी उपभाषा है जिसकी बोलियां हैं मारवाड़ी, जयपुरी या ढूंढाड़ी, मेवाती, मालवी। पहाड़ी हिंदी उपभाषा की 2 बोलियां हैं, कुमाऊनी, गढ़वाली। पूर्वी हिंदी उपभाषा की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और बिहारी हिंदी उपभाषा की 3 बोलियां हैं, भोजपुरी, मगही, मैथिली। ये सब 5 उपभाषाएं और ये बोलियां हिंदी भाषा के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, इनका हिंदी भाषा से संबंध है। बेहतरवा प्रश्न है, ब्रज भाषा का स्थानीय रूप नहीं है। कौन सा नहीं है? सिपाड़ी नहीं है, जादोबाटी है, डांगी है, सिकरवाड़ी है। ब्रज भाषा का स्थानीय रूप सिपाड़ी नहीं है, शेष विकल्प सही है। ब्रज भाषा शोरसेनी अपभ्रंश की पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत विकसित बोली है। ब्रज भाषा शोरसेनी अपभ्रंश की पश्चिमी हिंदी उपभाषा की एक बोली है। ब्रज का अर्थ है पशुओं में गायों का समूह है या चारागाह है। पशुपालन की अधिकता के कारण यह क्षेत्र ब्रज कहलाया और ब्रज क्षेत्र की भाषा या बोली ब्रज भाषा कहलाई। इस बोली का आरंभिक रूप आदिकालिक साहित्य में पिंगल तथा मध्यकाल में बाखा नाम से मिलता है। ब्रज भाषा का जो प्रारंभिक रूप है आदिकाल साहित्य में वो पिंगल के नाम से मिलता है और मध्यकाल में बाखा के नाम से मिलता है। भूखा, अंतर्वेदी, डांगी, जादोबाटी, सिकरवाड़ी आदि ब्रज भाषा की मुख्य बोलियां हैं। बंगाली कवि ईश्वर चंद्र गुप्त ने ब्रज बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। बंगाली के कवि हैं ईश्वर चंद्र गुप्त, जिन्होंने ब्रज भाषा को सबसे पहले ब्रज बोली नाम भी दिया था। और ब्रज भाषा का जो बोली क्षेत्र है वो है मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांव, भरतपुर और करौली। अगला प्रश्न है 73वां। भोजपुरी बोली के संबंध में असत्य कथन है। कौन सा कथन गलत है?
तो साथियों बी कथन गलत है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से मानी जाती है, ये गलत है। दक्षिणी भोजपुरी भोजपुरी का परिनिष्ठित रूप है, यानी दक्षिण में जो भोजपुरी बोली जाती है वो भोजपुरी का परिनिष्ठित रूप है। सी भोजपुरी बोली के लिए नागरी व कैथी लिपि का प्रयोग होता है। ए और सी भी सही है, इसमें डी गलत है। डी भोजपुरी बोली का क्षेत्र गोरखपुर, बनारस, बलिया आदि है। भोजपुरी बोली के संबंध में असत्य कथन है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से मानी जाती है, ये गलत है। यानी कि भोजपुरी बोली का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से नहीं होकर मागधी अपभ्रंश के बिहारी हिंदी के अंतर्गत हुआ है। भोजपुरी बोली का विकास मागधी अपभ्रंश के बिहारी हिंदी उपभाषा के माध्यम से हुआ है। भोजपुरी बोली के लिए देवनागरी वर्तमान व कैथी ऐतिहासिक लिपि का प्रयोग होता है। बिहारी हिंदी उपभाषा की सबसे अधिक बोले जाने वाली बोली भोजपुरी है। लोक प्रचलन की दृष्टि से ये हिंदी की सबसे बड़ी बोली है। भारत के बाहर मॉरिशस, फिजी आदि देशों में ये अत्यधिक प्रचलित है। तो दोस्तों जो मागधी अपभ्रंश है और बिहारी उसकी उपभाषा है, उसकी एक बोली है भोजपुरी, जिसकी लिपि वर्तमान में देवनागरी है, वैसे ऐतिहासिक लिपि उसकी कैथी है। और ये भोजपुरी जो बोली है ये भारत देश में बोली जाती है। इसके अलावा विदेशों में भी, जैसे मॉरिशस, फिजी देश के अंदर भी भोजपुरी बोली जाती है। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। भोजपुरी बोली का शेक्सपियर किस विद्वान को कहा जाता है? भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। भोजपुरी का बोली क्षेत्र है भोजपुर, शाहाबाद, छपरा, चंपारण, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, बनारस आदि। अगला प्रश्न है 74वां, मराठी भाषा की लिपि क्या है? इसका सही आंसर है ए देवनागरी। मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। लिपि भाषा का एक लिखित रूप है। इसके द्वारा मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट किया जाता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। तो मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है और लिपि मौखिक ध्वनियों को लिखकर के प्रकट करने के काम आती है। अब भाषा का नाम और भाषा की लिपि, कौन सी भाषा की कौन सी लिपि है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। मलयालम भाषा की लिपि है मलयालम, मराठी भाषा की लिपि है देवनागरी, नेपाली भाषा की लिपि है देवनागरी, उड़िया भाषा की लिपि है उड़िया, पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी, उर्दू भाषा की लिपि है अरबी फारसी, बंगाली भाषा की लिपि है बांग्ला और हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। अगला प्रश्न है 75वां, राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? बीजी खेर की अध्यक्षता में। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 344(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 7 जून 1955 ईस्वी को बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया। राजभाषा आयोग का गठन कौन से राष्ट्रपति के कार्यकाल के समय किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यकाल में उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 344(1) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन बीजी खेर की अध्यक्षता में किया था। अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम 76वां, हिंदी की बोलियों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली कोरवी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? इसका सही आंसर है डी पश्चिमी हिंदी। यानी कि हिंदी की बोलियों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान कोरवी खड़ी बोली का है, जो कि पश्चिमी हिंदी उपभाषा से संबंधित है। हिंदी की बोली में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली कोरवी पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। हिंदी की प्रमुख उपभाषाएं और बोलियां निम्नलिखित हैं। हिंदी के विकास में 3 अपभ्रंश, 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां हैं। तो पहली उपभाषा है पश्चिमी हिंदी, जिसकी बोलियां हैं कोरवी,
जिसे खड़ी बोली भी कहते हैं, हरियाणवी, बांगरू भी कहते हैं, दक्षिणी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। राजस्थानी हिंदी उपभाषा की बोली है मारवाड़ी, जयपुरी जिसको ढूंढाड़ी कहते हैं, मेवाती, मालवी। बिहारी हिंदी उपभाषा की 3 बोलियां हैं भोजपुरी, मगही, मैथिली। पूर्वी हिंदी उपभाषा की 3 बोलियां हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पहाड़ी हिंदी उपभाषा की 2 बोलियां हैं कुमाऊनी और गढ़वाली। अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम 77वां। निम्नलिखित में से बिहारी उपभाषा की बोली नहीं है, बुंदेली नहीं है। बुंदेली बोली बिहारी उपभाषा की बोली नहीं है, बल्कि पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली है। बुंदेली पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली है। भोजपुरी, मगही, मैथिली मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत बिहारी उपभाषा की बोली है। मागधी अपभ्रंश है जिसकी बिहारी उपभाषा है। इसकी 3 बोलियां हैं भोजपुरी, मगही, मैथिली। हिंदी और उसकी उपभाषाओं तथा बोलियों का वर्गीकरण निम्न ढंग से किया जा सकता है। 3 अपभ्रंश हैं, 5 उपभाषाएं और उनकी बोलियां। हिंदी पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोलियां हैं कोरवी, खड़ी बोली, हरियाणवी, बांगरू, दक्षिणी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। राजस्थानी हिंदी उपभाषा की बोली है मारवाड़ी, जयपुरी, ढूंढाड़ी, मेवाती, मालवी। पहाड़ी हिंदी उपभाषा की बोली है कुमाऊनी, गढ़वाली। पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोली हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी उपभाषा की बोली है भोजपुरी, मगही, मैथिली। अगला प्रश्न पढ़ते हैं 78वां प्रश्न। संविधान सभा में हिंदी, हिंदुस्तानी और देवनागरी तथा अंतर्राष्ट्रीय अंकों को लेकर प्रस्तुत किए गए मुंशी आयंगर फॉर्मूला के प्रस्तोता हैं। इसका सही आंसर है बी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी और दूसरे व्यक्तित्व हैं गोपाल स्वामी आयंगर। 12 सितंबर 1949 ईस्वी को कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी एवं गोपाल स्वामी आयंगर ने एक सूत्र प्रस्तुत किया जो मुंशी आयंगर फॉर्मूला के नाम से प्रसिद्ध है। फॉर्मूला में कहा गया था कि संविधान प्रारंभ होने की तिथि से 15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग उन सब कार्यों के लिए होता रहेगा जिसके लिए इसका प्रयोग इस समय तक होता आ रहा है। 12 सितंबर 1949 ईस्वी में 2 व्यक्तियों ने, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी और गोपाल स्वामी आयंगर ने एक सूत्र प्रस्तुत किया था जिसका नाम रखा गया मुंशी आयंगर फॉर्मूला। और इसमें लिखा हुआ था कि संविधान जब प्रारंभ होगा तो उससे 15 वर्षों तक अंग्रेजी भाषा भी उन सभी कार्यों के लिए प्रयोग में ली जाएगी जिन कार्यों के लिए अब तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग लिया जा रहा था। अगला प्रश्न है 79वां। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियां हैं, कौन सी हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। उपभाषाओं तथा बोलियों का वर्गीकरण निम्न ढंग से किया जा सकता है। 3 अपभ्रंश हैं, उन 3 अपभ्रंशों की 5 उपभाषाएं हैं और उन 5 उपभाषाओं की 17 बोलियां हैं। पहली उपभाषा है पश्चिमी हिंदी जिसकी 6 बोलियां हैं कोरवी, हरियाणवी या बांगरू, दक्षिणी ये आकार बहुला है। ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी ये ओकार बहुला है। राजस्थानी हिंदी उपभाषा जिसकी बोलियां हैं मारवाड़ी, जयपुरी या ढूंढाड़ी, मेवाती और मालवी। पहाड़ी हिंदी उपभाषा की बोलियां हैं कुमाऊनी, गढ़वाली। पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोलियां हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और बिहारी हिंदी उपभाषा की बोलियां हैं भोजपुरी, मगही, मैथिली। अगला प्रश्न पढ़ते हैं 80वां प्रश्न। विश्व की प्राचीनतम मानी जाने वाली लिपियों में है, सही आंसर है डी, ब्राह्मी लिपि। विश्व की प्राचीनतम मानी जाने वाली लिपियों में ब्राह्मी लिपि है। सुनीत कुमार चटर्जी ने ब्राह्मी लिपि का विकास सिंधु घाटी लिपि से माना है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। विश्व की जो प्राचीनतम लिपियां हैं उनमें ब्राह्मी लिपि भी सबसे प्राचीन है और सुनीत कुमार चटर्जी कहते हैं कि ब्राह्मी लिपि का विकास सिंधु घाटी लिपि से हुआ है।
और देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो दोस्तों देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से और ब्राह्मी लिपि का विकास सिंधु घाटी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है। शारदा लिपि का विकास भी ब्राह्मी लिपि से हुआ है, जिसमें कश्मीरी, लेंदा, टाकरी, गुरुमुखी आदि लिपियों का विकास हुआ है। कैथी लिपि एक ऐतिहासिक लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रमुख रूप से उत्तर पूर्व और उत्तर भारत में काफ़ी वृहत स्तर पर प्रयुक्त की जाती है। तो दोस्तों ब्राह्मी लिपि है जिसकी ब्राह्मी लिपि का दूसरा भाग है शारदा लिपि, जो कि कश्मीर, लेंदा, टाकरी, गुरुमुखी जो बोलियां हैं उनकी लिपि है। कैथी लिपि एक ऐतिहासिक लिपि है जो कि भारत के उत्तर में और उत्तर पूर्व के क्षेत्रों में बोली जाती थी, प्रयोग में ली जाती थी। 81वां प्रश्न है, भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब प्रदान की गई? 14 सितंबर 1949 ईस्वी। इसका सही आंसर है ए। भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता 14 सितंबर 1949 ईस्वी को प्रदान की गई। संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई है। इसकी स्मृति को ताज़ा रखने हेतु 14 सितंबर का दिन प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा की मान्यता दी गई। अनुच्छेद 343 से 351 तक 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस या राजभाषा दिवस से मनाया जाता है। हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। निम्नलिखित में से गढ़वाली की उपबोली है? सही आंसर है सलानी। गढ़वाली गढ़वाल मंडल केदारखंड देवभूमि की बोली है। उसकी उपबोलियों में जौनसारी, सलानी, श्रीनगरिया, राठी, चौंदकोटी, टकनौरी, रवाल्टी आदि हैं। यह उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, देहरादून और हरिद्वार में बोली जाती है। उत्तर भारत प्रदेश में सहारनपुर और मुरादाबाद तक बोली जाती है। कौन सी? सलानी उपबोली। 83वां प्रश्न है, बुंदेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सही उत्तर है सौरसेनी अपभ्रंश से। बुंदेली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। सौरसेनी अपभ्रंश जिसकी 3 उपभाषाएं हैं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती। पश्चिमी हिंदी जिसकी आकार बहुला बोली हैं कोरवी, हरियाणवी या बांगरू, दक्षिणी, और ओकार बहुला बोली हैं ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। राजस्थानी हिंदी की बोली है मारवाड़ी, जयपुरी, ढूंढाड़ी, मेवाती, मालवी। और तीसरी उपभाषा है गुजराती। 84वां प्रश्न है, इनमें से कन्नौजी बोली का क्षेत्र है? सही उत्तर है सी हरदोई। कन्नौजी बोली का क्षेत्र कौन सा है? कन्नौजी बोली इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, पीलीभीत, शांजापुर, कानपुर में बोली जाती है। कुमाऊनी बोली नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में बोली जाती है। गढ़वाली का क्षेत्र है टिहरी, गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी। ब्रजभाषा का क्षेत्र है मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांव, भरतपुर, करौली। अगला प्रश्न है 85वां, इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो इसका सही आंसर है बी मराठी। मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषाएं हैं। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं? संस्कृत भाषा, पाली भाषा, हिंदी भाषा, मराठी भाषा, कोंकणी भाषा, सिंधी भाषा, कश्मीरी भाषा, डोगरी भाषा, खस भाषा, नेपाली भाषा, मगही भाषा, भोजपुरी भाषा, नागपुरी भाषा, मैथिली भाषा, संथाली भाषा, ये सब की सब देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं।
देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसकी पहचान एक क्षैतिज रेखा से है जिसे शिरोरेखा कहते हैं। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है जिसकी पहचान है क्षैतिज रेखा यानी जिसको शिरोरेखा कहते हैं। जय हिंद दोस्तों।